और बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। योर मनी यानी आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारे खास शो योर मनी में हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपके उन सवालों के जवाब देने के लिए जो जिंदगी के हर कदम में आपके पैसों की जरूरत के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि इसके लिए एक प्लानिंग चाहिए होती है। और योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप किस तरीके से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उस बचत को आप बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरह से अचीव कर पाएं। राइट, तो अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज ये हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए yourmoney@nw18.com। लेकिन उससे भी आसान तरीका 70452200 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। कई दर्शकों के पास है लेकिन जो नए जुड़े हैं वो जरूर नोट कर ले। और यहाँ पर सवाल पूछना तो काफी आसान है, सिंपली लिख के व्हाट्सएप कर दे। इसके अलावा योर मनी डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो जो दर्शक हमें यहाँ देख रहे हैं वो भी हमें सवाल डायरेक्ट यहाँ कमेंट बॉक्स में जाके भेज सकते हैं। तो हमसे संपर्क करने के ढेर सारे तरीके, कोई बहाना आपका नहीं चलेगा। किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगता है वो आप हमसे पूछें। राइट, तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट साहब। विरल जी कैसे हैं आप? नमस्ते विपिन जी, बढ़िया। आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। सो आज दो भट्ट मिलके आप लोगों की सॉल्यूशंस निकालेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नाम राशि अलग अलग है लेकिन सरनेम सेम है। राइट, तो भट्ट साहब आज सवाल जवाब ही हैं। आज हम पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इन सवालों में से जो खास निकलेगा उन पे आपकी विशेष राय मैं चाहूंगा। पहले हमारे कॉलर आते हैं कुमार पटेल साहब अहमदाबाद से। अगर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं तो पटेल साहब बहुत बहुत नमस्कार और बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्ते। एक्चुअली मेरा विजन एक्चुअली 1.5 CR का है अभी 10 साल के लिए। ओके। और फिलहाल मैं अभी पिछले 5-6 साल से SIP कर रहा हूँ। 5,000 से चालू किया था, अभी 8-8,500 तक है वो। बहुत बढ़िया। और एक मैंने लमसम अभी जो रिसेंटली जो एनएफ आया था अपना ये मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसमें 1.5 लाख के करीब मैंने अभी एक लमसम अमाउंट उसमें रोक कर दिया है उसमें। ये भी बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो बढ़िया है। आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा भी रहे हैं, कुछ लमसम अमाउंट भी जब मौका लगता है तो निवेश कर देते हैं। टारगेट है आपका 10 साल में करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए हासिल करने का। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो हमने गोल सेट किया है क्या उसके लिए ये काफी है? उसके लिए विरल भट्ट साहब है, वो हम उनसे पूछेंगे। तो विरल साहब, इन्होंने पोर्टफोलियो तो अपना डिस्क्राइब कर दिया, दर्शकों के भी सामने है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है जो इनका लक्ष्य है 10 साल में 1.5 करोड़ के लिए? विपिन जी देखिए, उनकी SIP कुछ 12,000 की चल रही है आज के दिन में, और वो 20 और CPSC को मिलाकर करंट पोर्टफोलियो अराउंड 7 lakhs का हुआ है। पोर्टफोलियो देखने जाए तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। पोर्टफोलियो में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो काफ़ी सही है। टारगेट आई थिंक उनका रिटायरमेंट का है, 1.5 करोड़ वो हासिल करना चाहते हैं आने वाले 10 सालों में। मुझे ये शायद से पूछना है इनको यहाँ पे कि उसके अलावा भी और कुछ गोल्स हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो क्या उनके लिए वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं है? राइट, वैसे देखने जाए तो आप जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी कम दिख रही है टुवर्ड्स योर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट के पोर्टफोलियो में। अभी से अगर आप यही इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखें और आपका जो टारगेट है कि 1.5 करोड़ है, तो उसमें मुझे जिस हिसाब से 12% अनुमान मैं लगाऊं तो भी आप 49 lakhs के आसपास अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में। तो आप डेफिनेटली शॉर्ट रह जाएंगे आपके टारगेट से, और उसके लिए आपको सुझाव यही है कि स्टेप अप करिए, टॉप अप करने की कोशिश करिए आपके SIP को। कम से कम अगर आप 35,000 की SIP करेंगे तो 1 करोड़ हासिल कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में। और अगर आपकी SIP 60,000 की SIP आप अगर करते हैं तो आपका जो टारगेट है 1.5 करोड़ का वो आप हासिल कर पाएंगे। यानी यहां से कम 48,000 का आपको इंक्रीज करना होगा SIP अमाउंट, तो ही आप आपका टारगेट अचीव कर पाएंगे। राइट, तो देखिए अब यहाँ पर पटेल साहब, सीधी बात तो ये है कि बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन अपना जो लक्ष्य है ना, आपका जो लक्ष्य है उसमें और अभी मौजूदा निवेश में थोड़ा सा गैप है। तो सबसे पहले तो उसी गैप को आपको भरना है। अब वो कितना आपके लिए आज की तारीख में मुनासिब होगा वो आप डिसाइड करेंगे,
लेकिन देखिए आपने एक अपर लिमिट सेट की है 1.5 करोड़। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उतना हासिल नहीं होता तो कुछ नहीं करना है। 1.5 करोड़ से जितना भी हो जाए, अभी के मुताबिक 49 लाख के आसपास होना संभव है, लेकिन अगर आप वक्त के साथ इसे धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे तो आपका लक्ष्य के करीब आप पहुंच जाएंगे। और हमारी शुभकामना आपके साथ है, और आगे जो भी हो तो हम हमेशा आपकी मदद के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट वहां इंक्रीज करनी है। जितना इस समय आपसे हो पाता है उतना कर दीजिए, बाकी हम फिर लगातार बात करते रहेंगे। इसमें विरल साहब एक चीज है, जैसे पटेल साहब का पोर्टफोलियो था, कई बार मैं देखता हूं इस तरह के सवाल आते हैं, थोड़े से मतलब ज़्यादा एम्बिशियस गोल होता है। मतलब आपकी कमाई है, फिर डेफिनेटली फैमिली है, कई बार लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं या कुछ इस तरह से रहते हैं तो शायद खर्चे कम होते होंगे, या शादी नहीं हुई होती। यहाँ तो खैर इनकी उम्र 40 साल है तो डेफिनेटली इनकी मैरिज हो गई होगी, हम ये अज्यूम करते हैं। लेकिन सर्टेन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एम्बिशियस सा गोल बन जाता है। क्या अपने गोल को थोड़ा प्रैक्टिकल रखना ज़्यादा बेहतर है? डेफिनेटली हम हमेशा ऐसा कहते हैं विपिन जी कि स्मार्ट होने चाहिए आपके गोल्स, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होने चाहिए। और जैसे मुझे इनके केस में भी ऐसा लगा कि रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का उनका एक गोल है, बट क्या वो दूसरे गोल्स जो आने वाले हैं उनको उन्होंने फोर्सिंग किया हुआ है, सोचा है कि नहीं, राइट। और एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस होती है, आपको आपका कैश फ्लो के ऊपर स्ट्रेस करना चाहिए। हमेशा कहता हूं मैं 30-30 वाला रूल होना चाहिए। 30% आपका जो है वो आपके एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, 30% आपके लाइबिलिटीज़ EMIs को पे करने के लिए जाना चाहिए, और एटलीस्ट 30% आपका इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश होना चाहिए जो आपको ओवरऑल बैलेंस कर सके आपके लाइफ में, और जो निवेश हो वो फाइनेंशियल गोल्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। राइट तो ये बेसिक्स है। देखिए इन्हें अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के सब कुछ अपना पेट काट के लगा दें और बाकी जगह डगमगा जाए। उसे स्मार्ट तरीके से कीजिए, जैसा भट्ट साहब ने बताया। हम ये और बातें आगे करते चलेंगे। अगले कॉलर आ गए इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर, मिस्टर अभिषेक सिंह फ्रॉम ग्वालियर। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका, प्लीज अपना सवाल बताएं। हाँ नमस्कार सर, जय हिंद। अभिषेक बोल रहा था ग्वालियर से। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास 2 SIP रनिंग है भी। SBI ग्लोबल मैग्नम 3000 का, दूसरा SIP है SBI स्मॉल कैप 3000 का, प्लस मेरा सुकन्या समृद्धि योजना में 2000 रुपए, मतलब 8000 का अभी मेरा इन्वेस्टमेंट रनिंग है। जी जी प्लस मेरे पास 30 लाख का एक होम लोन है 8.55 रेट पे 20 ईयर्स के लिए। ओके तो जो मैंने होम लोन लिया है सर, उस पे अभी मेरा रेंटल इनकम स्टार्ट हुआ है 20,000। ठीक है जी। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि उस 20,000 को मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, इस SIP को कुछ मॉडिफिकेशन करना है या एडिशनल SIP करूँ, या फिर लोन में एडिशनल EMI पे करूँ, ताकि जो मेरा टारगेट 50 लाख का है 12 to 15 ईयर्स उसे अचीव कर पाऊँ, प्लस मेरा लोन भी खत्म हो जाए सर। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कहूँ तो आप EMI भी आपकी बता देता हूँ, 25,000 रुपये EMI दे रहे हैं आप। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जो इनकी रेंटल इनकम चालू हो गई उससे ये और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें जो कर रहे हैं, या फिर उससे पहले लोन को कम करें। ये अच्छा सवाल। राइट काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी आई थिंक मुझे लगता है उन्होंने सोच रखी है, कुछ समझ के उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि डेफिनेटली रिक्वायरमेंट तो है। पहले तो थोड़ा सा मैं गोल के ऊपर आऊँगा विपिन जी। देखिए आपको 50 लाख हासिल करना है 10 सालों में, तो आपकी जो 6000 की SIP चल रही है, 10 सालों में आप करीबन 35 लाख अचीव कर पाएंगे, और 12 सालों में आप 35 लाख अचीव कर पाएंगे, 12% अनुमान से अगर करें तो कैलकुलेशन, राइट। तो अभी देखिए जब हम लोन की बात करते हैं, डेफिनेटली आपने जो घर के लिए लोन लिया है उसमें आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है, आपको रेंट आ रहा है और आप EMI भी भर रहे हो। सजेशन हमेशा एक ये रहता है, एक बेसिक फंडामेंटल्स की बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक तो आपको जो लोन है हमेशा टारगेट ये रखना चाहिए कोई भी इंडिविजुअल्स को कि 7-8 सालों में आपकी लोन खत्म हो जानी चाहिए। ये एक फंडामेंटल रूल मैं हमेशा कहता हूं कि जो लायबिलिटीज़ है, डेफिनेटली आपको लोन तो मिलेगी 20-25 सालों तक, 30 सालों तक, बट कोई भी नहीं चाहेगा और कोई भी नहीं चाहता है कि भाई मेरी लोन इतने लंबे समय तक चले। तो 7-8 साल में लोन को ख़त्म करना, आपकी एज एक 45 तक हो जाए तब तक आप आपकी लोन ख़त्म कर दे, क्योंकि आपको कम से कम 15 साल मिल सकते हैं आपके रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टारगेट अचीव करने के लिए। अभी आपके केस में मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए जब हम घर लेते हैं और इंटरेस्ट का भी एक कंपोनेंट होता है, तो जितने अमाउंट में हमने घर खरीदा हुआ रहता है और इंटरेस्ट भर के कम से कम वो 2 टाइम्स बढ़ जाता है उसकी वैल्यू।
तो हमेशा हम कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के आप आपके एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करिए और जो आपकी इंटरेस्ट आपने जो भरा है आपके लोन के लिए उसको वापस से ले लीजिए। तो वो कैसे ले सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स करके, एसआईपी करके। तो यहाँ पे आपका एक कैलकुलेशन मैंने किया था, सिर्फ कन्वे करना चाहूँगा। 6000 की एसआईपी जो आप कर ही रहे हैं, 6000 की एसआईपी करके आपने जितना भी इंटरेस्ट भरा रहेगा आपके लोन के लिए वो वापस से पूरा मिल जाएगा आपके टेन्योर तक, आप अगर वो एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो। जी, बड़ी अच्छी सलाह है और न सिर्फ यहाँ पर इनके लिए काम आई होगी, अभिषेक के लिए, बाकी और भी तमाम लोग जो इसी तरह की सिचुएशन में होंगे। काफ़ी सारे लोग होम लोन रहते हैं, घर खरीदते हैं, किराए पे लगाते हैं, फिर उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। उन सब के लिए भी कि कैसे आप इसे मैनेज करेंगे एक स्मार्ट फाइनेंशियल वे में, राइट। तो ये सभी के लिए और बाकी अभिषेक जी आपके गोल के लिए और बाकी आपके पोर्टफोलियो के लिए विरल जी ने सजेशंस दे ही दिए हैं। चलिए, तो ये एक और समस्या का समाधान हुआ। अब हमारे अगले कॉलर है मिस्टर विशाल ठाकुर जो कि मंडी से कॉल कर रहे हैं हमें। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो मंडी यानी हिमाचल प्रदेश वाला मंडी? हाँ जी सर, मंडी हिमाचल प्रदेश। चलिए जी, कैसा मौसम है वहाँ पे? अभी गर्मी है या अभी तो बारिश हो रही है, बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है जी। चलिए जी, बढ़िया। तो मतलब बेहतर है इस वक्त, क्योंकि बारिश की बड़ी जरूरत है उत्तर भारत में। तो इस समय गर्मी से मामला काफी टाइट है, राइट। तो विशाल साहब, आपका सवाल क्या रहेगा? मैंने जो पोर्टफोलियो में शेयर म्यूचुअल फंड बताए हैं, क्या वो अच्छे हैं? अच्छा, तो आपका पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं। चलिए, दर्शकों को भी पता लग जाए ताकि वो भी सुने और समझें। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में 2000 रुपए, टाटा डिजिटल इंडेक्स फंड में 2000 रुपए, एसबीआई ब्लू चिप फंड में 2000, एसबीआई स्मॉल कैप में 2000, आईसीआईसी प्रू निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड में 2000 रुपए। तो ये 10,000 होते हैं। तो आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, करेक्ट सर? यस सर। हर महीने। और अभी आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 6 लाख के आसपास हो गई है। अब टारगेट है 20 साल में 1 करोड़ रुपए का और आप चाहते हैं पोर्टफोलियो का रिव्यू, राइट। तो सर, इनका टारगेट है जो कि 20 साल में 1 करोड़ एक प्रैक्टिकल टारगेट लगता है और अभी तो 10,000 की एसआईपी है। बाकी आप इनके देखिए फंड्स कैसे हैं और क्या और करना है इनको। देखिए, हमेशा जब ऐसे फंड्स आते हैं विपिन जी, तो दिमाग में यही आता है कि हम हमारे पोर्टफोलियो से डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं या ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। ज़्यादा हो गया, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऐसे हम कहते हैं हमेशा विपिन जी के जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप एक ही कैटेगरी का फंड रखिए आपके पोर्टफोलियो में। जैसे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप होता है। तो आप जो कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं उसको आप ओवरलैप मत करिए, यानी 2 फ्लेक्सी कैप मत रखिए, 3 फ्लेक्सी कैप मत रखिए, ऐसा मत करिए। और साथ में ये भी एक सुझाव जाता है कि एक ही एएमसी होनी चाहिए आपके, यानी आप अगर मान के चलिए 5, 6, 7 फंड का भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अलग अलग एएमसीज के अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होने चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, क्योंकि अनुमान ऐसा देखा गया है कि मान के चलिए आप एक ही एएमसीज के 2 या 3 फंड लेते हैं तो पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स वो परचेस करते हैं वो ओवरलैप होते हैं। तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, अलग अलग एएमसीज के फंड लेंगे और अलग कैटेगरीज के भी फंड लेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो इनके केस में 3 एसबीआई के फंड दिख रहे हैं जो सही नहीं है, वो उनको चेंज करने चाहिए। उनको अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप ऐड करना चाहिए। हालांकि टारगेट की बात है, टारगेट आप आसानी से अचीव कर पाएंगे विशाल जी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम 1.5 करोड़ हासिल कर पाएंगे। 12% अनुमान से भी मैं अगर कैलकुलेट करूं तो आने वाले 20 सालों में आप 1.5 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। आपका टारगेट है 1 करोड़, आप अचीव कर पाएंगे कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास 12% अनुमान से। तो ये अंडर प्रैक्टिकल हो गया, पहले हम कह रहे थे तो, लेकिन यहाँ इन्होंने अंडर एस्टिमेट करा खुद को। तो चलिए बधाई भाई, 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ आपको मिलेगा। बस जो चेंजेस यहाँ पर विरल जी ने आपको सजेस्ट किए हैं और उसके रीजंस भी बताएं कि क्या ओवरलैपिंग हो जाती है, उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए और बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। विरल भाई, एक चीज जो मैं देखता हूं कई बार, ये तो खैर 5 फंड है, किसी के 6-7 भी होते हैं, कोई 10 तक भी, कोई एक स्टैंडर्ड की कितने फंड आपको मतलब मिनिमम रखने चाहिए या मैक्सिमम रखने चाहिए? 3, 4, 5 कितने? देखिए, एक चीज क्या होती है बहुत बार विपिन जी के, जब हम हमारे फंड में हमारे गोल साइड से मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल्स की बात आती है तो 7, 8, 9, 10 भी गोल्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि भले हमारे 7, 8
गोल्स हो या 10 गोल्स हो तो 7-8-10 फंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसे आपने पूछा, मुझे लगता है प्रैक्टिकली 6-7 फंड में आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा खासा बन सकता है। डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो आइडियल पोर्टफोलियो शुड बी अराउंड 6-7-8 काइंड ऑफ फंड्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो 6 से 7 फंड ये एक आइडियल साइज है जो विरल जी बता रहे हैं। उससे ज्यादा खराब है, उससे कम में भी शायद डाइवर्सिफिकेशन उतना ना आ पाए, और वक्त वक्त पे उनकी समीक्षा, जिसके लिए हम हाजिर रहते हैं आपके लिए हमारे हमेशा। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल हैं और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप भी छोटा सा ब्रेक लीजिए, हम तुरंत हाजिर हैं। अच्छा, बढ़िया है जी। चलिए, क्योंकि आमतौर पे अलग अलग नाम, लेकिन नकी, नकवी और ये आपका जो सरनेम है उसके साथ बड़ा अच्छा साउंड भी कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बताइए कि क्या सवाल रहेगा, क्या पोर्टफोलियो है और क्या लक्ष्य बना के रखे हैं आपने? देखिए सर, टारगेट जो, तो मैं पहले अपने पोर्टफोलियो की बात कर लूँ। टोटल मेरी एसआईपी जो जाती है सर वो करीब 15,000 रुपीज की जाती है। और मेरा जो फंड है सर वो पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप है, एंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, कॉन्ट का स्मॉल कैप है, एंड कॉन्ट का ही इंफ्रा भी फंड रखा है मैंने। मतलब थोड़ा सेक्टोरियल फंड की बात करें तो कॉन्ट का इंफ्रा है, एंड आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड है। इसके अलावा एडलविस का आईपीओ फंड भी मैंने रखा हुआ है, एंड मिराई एसेट का ईएलएसएस फंड भी है। बहुत ज्यादा फंड है इसलिए मैं रिव्यू करवाना चाहता हूँ। एंड एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड भी है। तो ओवरऑल जो है सर, अगर वैल्यू वाइज में देखा जाए तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं सर। पराग पारिक का 3000 है, मोतीलाल ओसवाल 2000 है, कॉन्ट स्मॉल का 3000 है, कॉन्ट इंफ्रा का 2000 है, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी का 1000 है, एडलविस आईपी का 2000 है, मिराई एसेट ईएलएसएस कुल मिला के 15,000 की एसआईपी आप कर देते हैं सब में, है ना? हाँ जी। और अभी तक जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है वो भी 12 लाख हो चुका है। अब 12 साल, अगले 12 साल में आप 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। जी। और इसके अलावा मेरे एक और क्वेश्चन है सर कि इसमें अगर मान लीजिए एसआईपी में करता हूँ और 1 CR तक नहीं पहुंचता हूँ तो उसके लिए कितना मुझे और मतलब, हाँ डेफिनेटली वो तो हम आपको बताएंगे। देख के तो लग रहा है कि आप पहुंच जाएंगे, लेकिन चूंकि 12 साल है वो अभी कैलकुलेशन में निकल कर आएगा कि क्या कुछ इसमें जोड़ घटाव करने। लेकिन विरल साहब, जो हम बात कर रहे थे, अब देखिए ये थोड़ी लंबी फहरिस्त आ गई है यहाँ पे। ज्यादा 8 के आई थिंक 8 फंड्स हैं। तो क्या कोई ओवरलैपिंग है और क्या ये संख्या ठीक है? हालांकि 6 से 7 आपने एडवाइस किए ही थे। राइट। देखिए 8 फंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 फंड है। अच्छी बात यह है विपिन जी के डाइवर्सिफाइड काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। और मुझे लगता है ये मैं ऐसी आशा रखता हूं कि ये शायद से रिस्क को समझते हैं, क्योंकि जितने भी फंड्स हैं, आप चाहे तो इंफ्रा फंड ले लीजिए, स्मॉल कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए, आईपीओ वाला फंड लेके रखे हैं उन्होंने, राइट? तो सारे हाई रिस्क हाई रिटर्न्स के कैटेगरी में आते हैं। तो डेफिनेटली रिस्क समझते हैं, रिस्क को जानते हैं। टेन्योर भी लंबा रखा है उन्होंने, 12 साल है। तो ऐसे वाले फंड्स जो कैटेगरीज उन्होंने लेकर रखी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, 8 फंड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात आपके गोल की, तो कम से कम आप ये पर्टिकुलर एसआईपी से 12 सालों में आप 93 लाख का पोर्टफोलियो आप हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से। आपको हालांकि आपका जो फंड्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव फंड्स हैं। अगर थोड़ा सा पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, डेफिनेटली हम हमेशा ऐसा सुझाव देते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट गारंटेड इन फ्यूचर, बट हाँ, अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो रिटर्न्स काफ़ी बीट कर रहे हैं, 12% से भी ज़्यादा रिटर्न्स आए हैं। बट हाँ, यहाँ से अगर 12 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो 12% अनुमान से 93 लाख का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। आपका जो टारगेट है थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा। मुझे लगता है थोड़ी सी अगर आप 2000 की एसआईपी और ऐड कर देते हैं तो आप आसानी से आपका टारगेट हासिल कर पाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत थोड़ा सा नकवी साहब रह गया, कोई बात नहीं। 93,000 और वो भी आपको सिर्फ 2000 रुपए की एसआईपी और जोड़ देनी है इसमें, तो आपका ये हो जाएगा। और वो भी कंजर्वेटिव 12% से आपने कैलकुलेट किया है ना? हाँ। और अगर 12 से ऊपर दे गया तो शायद इसी में हो जाए, लेकिन ठीक है, एक स्टैंडर्ड 12% पकड़ के चलते हैं तो 2000 रुपये आप और जोड़ देंगे तो 1 करोड़ का भी आपका हो जाएगा। बाकी आपके फंड सिलेक्शन की तारीफ की है विरल साहब ने, तो बढ़िया है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पोर्टफोलियो आपका बैलेंस्ड है और बस थोड़ी सी आपको यहाँ पर 2000 रुपये से एसआईपी बढ़ा देनी है। चलिए, अब एक ईमेल है हमारे पास और ये है कुणाल साहब का, गाजियाबाद से इन्होंने भेजा है। उम्र 47 साल है जनाब की और मौजूदा निवेश 30,000 रुपये की एसआईपी आप कर रहे हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू फिलहाल के लिए 10 लाख है। आगे इनका टारगेट है 12 साल में 3 करोड़ रुपए।
पोर्टफोलियो पे नजर डाल लेते हैं। ABSL PSU इक्विटी फंड जिसमें 4,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड में 7,000 रुपए, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 2, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 4, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 6,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2,000 और टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड में 5,000 रुपए। तो कुल मिला के करीब 7 इनके पास फंड्स हैं और उसमें 30,000 रुपए डाल रहे हैं। तो यहाँ पर विरल जी अब इनको अच्छा अलग से इन्होंने एक और लिखा है, इक्विटी में भी 5 लाख रुपए इन्होंने लगा रखे हैं। ठीक है जी, तो 12 साल में 3 करोड़ का टारगेट। देखिए विपिन जी, वापस से वही चीज नजर आ रही है पोर्टफोलियो में। मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है। एक ही एमसीज के 2-2, 3-3 फंड्स लेकर रखे हैं, तो वो चीज़ हो सके तो अवॉइड करिए। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस फंड, वैल्यू फंड, राइट, ऐसे सारे फंड्स के कैटेगरी मिक्सअप करिए आपके पोर्टफोलियो में, तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है विपिन जी के जब मार्केट फॉल होता है तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत ही बड़ा डाउनसाइड आता है और वॉलेटिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो तभी निवेशक को लगता है कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने ये कर दिया, मेरे को इसमें निवेश नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए। SIP 30,000 की कर रहे हैं, करंट पोर्टफोलियो उनका 10 लाख का है, तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन जैसे मैंने कहा मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ऐड करिए, राइट। एक ही AMCs के अलग अलग कैटेगरी के फंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो टारगेट है 3 करोड़, अगर आपका जो टारगेट है 3 करोड़ का 12 सालों में अगर आपको हासिल करना है तो कम से कम उसके लिए आपकी SIP होनी चाहिए 85,000 की, तो ही आप वो 3 करोड़ हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से, राइट। तो आपका जो कॉर्पस अभी जो SIP चल रही है उससे आप एटलीस्ट 1 करोड़ 32 लाख आप अचीव कर पाएंगे। यानी आपका टारगेट काफ़ी ऑलमोस्ट आप हाफ टारगेट अचीव कर पाएंगे। फुल टारगेट अचीव करने के लिए आपको SIP बढ़ानी पड़ेगी और वो भी SIP आपको कम से कम 85,000 तक लेकर जानी पड़ेगी। यानी 55,000 रुपए की SIP आपको और ऐड करनी पड़ेगी। तो देखिए कुणाल साहब, इसमें जो अगर आप हमें सुन रहे हैं इस वक्त या जब भी देखें, तो एक तो जो पोर्टफोलियो में है वो स्मॉल और मिड कैप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वहाँ थोड़ा बैलेंस कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहता है मामला इनका। और दूसरा, एक ही कंपनी के या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मल्टीपल फंड्स है, तो वो भी विरल साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, और लोगों से भी हमने यही कहा है। तो थोड़े से यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपके पोर्टफोलियो की बात, माफ़ कीजिए, लक्ष्य की बात है, तो थोड़ा आपको यहाँ से 55,000 रुपए ऑलमोस्ट और ऐड करने होंगे और मौजूदा निवेश के हिसाब से आप आधे रास्ते तक पहुंच पाएंगे। तो अब ये अपने ऊपर है। देखिए ठीक है, आपने टारगेट हाई सेट किया है, धीरे धीरे इसमें आप उसकी तरफ अपना निवेश बढ़ाएं जितने आप कंफर्टेबल हैं बाकी खर्चों को और बाकी निवेश को देखते हुए। और अगर नहीं है तो हम इस गोल को थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेंगे। लेकिन बधाइयां आपको कि आप ये सब कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो पे भी नजर डालेंगे, उसको थोड़ा रिजेक्ट करेंगे तो और बेहतर और सुरक्षित पोर्टफोलियो साउंड करेगा, राइट जी। तो यहां पर अब सवाल जवाब के लिए तो समय हो गया समाप्त, लेकिन वो वक्त आ गया जब हम विरल साहब से पूछेंगे उनके टॉप 4 फंड्स, क्योंकि इसका भी काफी लोगों को इंतजार रहता है कि कौन से टॉप 4 फंड्स आज हम बताने वाले। विरल जी। विपिन जी, देखिए मार्केट मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम पे है। वॉलेटिलिटी दिखेगी आने वाले समय में। तो अगर किसी निवेशक को अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे 4 फंड होंगे। टाटा का एक बिजनेस साइकिल फंड है, डिफरेंट स्टॉक्स का कंपोजिशन है, सेक्टर्स का कंपोजिशन है, वो देख सकते हैं। जैसे मैं शो में बोलते आ रहा हूँ मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, तो मल्टी कैप में इन्वेस्टको करके जो AMC है उसका मल्टी कैप फंड, कैनरा रोबेको का एक फ्लेक्सी कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे कहा कि मार्केट वॉलेटाइल होने के चांसेस हैं, तो एक हाइब्रिड कैटेगरी में बैलेंस एडवांटेज फंड जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण रहेगा। तो ये 4 फंड, टाटा बिजनेस साइकिल, इन्वेस्टको मल्टी कैप, कैनरा फ्लेक्सी कैप और ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड, राइट। तो ये है आज के टॉप 4 फंड फ्रॉम विरल भट्ट। आपने नोट कर लिए होंगे क्या इनके हाईलाइट्स हैं और क्यों ये सजेस्ट किए गए हैं, ये भी विरल साहब ने आपको समझा दिया। तो ऑल द बेस्ट उन निवेशकों के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग भी हैं, लेकिन ये टॉप 4 फंड अभी करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से सूट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो को, राइट। बहुत शुक्रिया विरल साहब, आपने वक्त निकाला और इनफैक्ट आप स्टूडियो तक आए। यहाँ पर बात करने का मजा ही कुछ और होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने जो सलाह दी वो दर्शकों के बहुत काम आएगी। और आपसे भी यही निवेदन है कि आप
जो भी करें बहुत अच्छे से करें, सोच समझ के करें। आपका निवेश ऐसा होना चाहिए जो लगातार बढ़े भी और सुरक्षित भी रहे, और यही कोशिश हमारी होती है। फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन आपके सवालों का और फीडबैक का इंतजार रहेगा। नमस्कार।